हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम फोर्थ लेक्चर करने वाले हैं, ठीक है, बायोमोलिक्यूल का। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था भाई? हम बात कर रहे थे प्रोटीन्स की, है ना। तो प्रोटीन्स का कुछ स्टार्ट किया था, तो चलिए आज उसको प्रोटीन का लगभग एंड कर दिया था हमने। टर्सरी की जो सर आप वो एक प्लेट हाँ वाला वो मैं स्ट्रक्चर करवाऊंगा था बेटा, उसका। मैंने वो स्लाइड डाल रखी है, बिल्कुल ठीक है। तो वो मैं आपको बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ, आज करवाने वाला हूँ सेकेंडरी प्रोटीन्स का। तो उससे पहले हमने ये कर लिया था क्वाटरनरी प्रोटीन क्या होता है भाई। क्वाटरनरी यस में ये सारे मिल जाते हैं ना, सर, एक ये दो ये है स्प्रिंग एक और जैसे एक लग ये गए। है ना। टर्सरी दो को टर्सरी स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, बस बात करते हैं। अब बात करते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचर्ड प्रोटीन क्या होता है? ये बड़ी कमाल की बात है। जैसे जनरली ना, मैं जब छोटा था तो मैं ये बोलता होता था दूध बच्चे नहीं पीते, है ना। तो ऑब्वियस है, कभी हमने वैसे तो पिया ही नहीं, कभी कभी मिलता ही नहीं था। लेकिन कभी अगर गांव वगैरह में चले गए तो वहां पर दूध पेरेंट्स को होता है, मम्मी को होता है कि बच्चा दूध पी ले, चलो वैसे तो मिलता ही नहीं है। तो दूध देते थे, वो पसंद नहीं आता था क्योंकि रेयरली कभी कभार तो मिल रहा हो। तो हम मना करते थे, तो पेरेंट्स बोलते थे दूध जरूरी है। तो मैं बोलता था मैं दही खा रहा हूँ ना, दही और दूध, दही से ही दूध से दही तो बना है ना। तो फिर आप क्यों मुझे मतलब दूध पीने के लिए कंपेल कर रहे हो, जबकि दही मैं खा रहा हूँ? उसमें क्या दिक्कत है? सेम ही चीज है, कुछ अलग तो डला नहीं है। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है? यानी कि प्रोटीन का अगर नेचर बदल दें, दूध से दही में बदल दें, तो दूध से दही में हो सकता है क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो टर्सरी हो जाए, सेकेंडरी हो जाए या प्राइमरी हो जाए। बदल जाएगा, प्रोटीन बदल गया। अब वो प्रोटीन को वापस बॉडी नहीं बना पाती, शायद क्वाटरनरी नहीं बना पाती। जो सीधा मिल्क से मिल रहा है वो दही से तो आपको प्राइमरी फॉर्म मिलेगी, रहेगा वही मॉलिक्यूल, लेकिन फॉर्म बदल गई। अब फॉर्म बदल गई तो अब बॉडी उस फॉर्म में तो अलग रिएक्ट करेगी ना, वो तो अलग काम करेगा और क्वाटरनरी अलग काम करेगा। इसलिए जो दूध से मिलता है वो दही से नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए इसको बोलते हैं डीनेचरेशन। समझ गए होगे? डीनेचर मतलब उसका नेचर बिगाड़ दिया हमने प्रोटीन का। कैसे बिगड़ता है? जैसे एग को, जब आप एग को गर्म करते हैं, उबालते हैं पानी में, तो उसका वो जो, वैसे तो लिक्विड होता है लेकिन वो फिर सॉलिड बन जाएगा, सारा एग सॉलिड बन जाएगा। समझ गए? जो लोग एग खाते हैं उनको पता होगा वो अंडे का स्वाद जो होता है एग का, यस सर। वो आलू के जैसा होता है ना। तो वो उसका डी नेचर हो गया। कच्चा थोड़ा अंडा खाने अलग के है। लिए कुछ डॉक्टर बोलते हैं कच्चा अंडा खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए कच्चा अंडा? उसके प्रोटीन्स ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन वो सभी खा नहीं पाते हैं, किसी को उल्टी भी आ जाती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा, कंपेल करूंगा कि कच्चा अंडा खाना ही खाना है, नहीं दिल कर रहा कोई बात नहीं, आप उबाल के भी खा सकते हैं। बट दूध तो पिया जा सकता है भाई। आप थोड़े दिन आदत लगाएंगे, बहुत अच्छे से दूध पिया जा सकता है। तो डी नेचर मत होने दीजिए उसको, जो जहां पर काम करता है वही चीज है। तो देखो, फिजिकल चेंज लाइक टेम्परेचर, केमिकल चेंज लाइक पीएच, इनसे हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकोइल्ड एंड प्रोटीन लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये देख लो भाई, प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ही लूज कर देता है। ये याद रख लेना। किसकी वजह से? चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल चेंज लाइक पीएच चेंज। जैसे हम दही में क्या करते हैं, थोड़ा सा खट्टा मिला देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। नींबू मिला दीजिए दही में, तो वो खट्टा होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा वो, है ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये जो डिस्टरबेंस है, इसकी वजह से उसका नेचर बायोलॉजिकल, देखो, लूज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, उसकी एक्टिविटी खराब हो गई, जो वो पहले करता था वो नहीं करेगा, है ना। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। समझ में आ गया होगा बेटा डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है? यस, क्लियर है सबको? यस कोएगुलेशन ऑफ एग, एग जो है वो इकट्ठा होकर सॉलिड हो जाता है वाइल ऑन बॉइलिंग, बॉइल करने पर। कॉमन एग्जांपल है डीनेचरेशन का, ये एग्जांपल है डीनेचरेशन। अनदर एग्जांपल कर्डिंग, मिल्क से कर्ड बनाते हैं, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये भी डीनेचरेशन है। यानी यहाँ पर भी प्रोटीन बदल जाते हैं, याद रख लेना। अनफोल्ड होके अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म कर देते हैं। तो जो प्रोटीन आपको दूध से मिलेगा वो कर्ड से कभी नहीं मिलेगा। इसको ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। तो ऑब्वियस है भाई, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क की वजह से। हमें पता है कि हम एसिड डालते हैं, सिट्रिक एसिड वगैरह डाल दो तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। ड्यूरिंग डीनेचरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी, अब देखो इसमें होता क्या है, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्यों खराब होता है। सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन अनचेंज्ड। प्राइमरी प्रोटीन रह जाएगा, सेकेंडरी और टर्सरी खत्म हो जाएंगे, और क्वार्टरनरी तो बस मिक्सचर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ, इसको बोलते हैं डीनेचरेशन। क्लियर है? यस अब एक कमाल की बात बताता हूं कि कुछ
कुछ चीजें ऐसी होती हैं प्रोटीन की कि अगर आप उन्हें गर्म कर देते हैं, डीनेचुरेशन हो गया, ठंडा कर देंगे वापस अपने नेचर में आ जाएगा। कुछ एग्जांपल ऐसे भी होते हैं प्रोटीन्स के, सभी नहीं लेकिन कुछ। तो याद रखिएगा, सारे के सारे डीनेचर्ड प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि आप उसे गर्म ठंडा कर रहे हैं तो कुछ मतलब वो दोबारा नहीं बदलेगा। जनरली वो दोबारा रीसेटल नहीं हो सकता। दही को आप दूध में नहीं बदल सकते। और एक कमाल की बात बताता हूँ, जो कच्चा दूध होता है, मतलब जो सबसे पहले भैंस से निकाला जाता है, गाय से निकाला जाता है तो दूध होता है, उसको कच्चा दूध बोलते हैं। उसको गर्म करने से पहले वो अगर पिया जाए वो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन वो भी हजम नहीं होता। हमें तो नहीं होता, कम से कम इंसानों को कम हजम होता है। गाँव के बच्चे जो हैं, जो डेली रेगुलरली ज्यादा दूध पीते हैं, वो कर सकते हैं। हम आदत बनाए तो हमारी भी हो सकती है। कच्चा दूध सबसे ज्यादा हेल्दी होता है। एक बार गर्म करने के बाद उसके कुछ प्रोटीन डीनेचर्ड होते हैं, और 2-3 बार हो गया तो वो और भी ज्यादा खराब होता है। और साथ में अगर आप कच्चे दूध की जगह पर, अगर आप ये सोचें कि दूध की जगह दही ले लेते तो वो तो बिल्कुल ही खराब। दही अपना काम करती है, उसमें भी कुछ अच्छी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब है। वो हेल्थ के लिए, स्टमक के लिए अच्छी होती है, गुड बैक्टीरिया होते हैं। गर्मियों में दही खानी चाहिए, सर्दियों में सर्दी लग सकती है, उसकी तासीर ठंडी होती है। तो ये चीज अब आप समझ गए होंगे कि भाई डीनेचुरेशन का मतलब क्या है। क्लियर है बेटा सबको? यस ठीक है, अब बात करते हैं कल जो हम कर रहे थे, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कर रहे थे। सेकेंडरी प्रोटीन्स जो दो तरह का होता है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है, उसमें एंटी पैरेलल और पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, दो तरह के। तो देखिए कौन कौन से हैं वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसीलिए मैंने इसको दोबारा से इस डायग्राम को रीलोड किया। सी टर्मिनल और एन टर्मिनल के क्या होते हैं भाई? प्रोटीन्स होते हैं। कैसे? हमें पता है, सी डबल बॉन्ड हो, फिर अल्फा कार्बन, ये देखो अल्फा लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये अल्फा कार्बन है। फिर अल्फा कार्बन के साथ NH2 होता है ना, फिर NH2 और ये CO, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? पेप्टाइड। ये पेप्टाइड बॉन्ड है। यस, क्लियर है? यस ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो CO और इनके बीच में बनता है, वाटर निकल जाता है। फिर से अल्फा कार्बन आ गया, ठीक है। फिर अल्फा कार्बन के साथ NH2 लगा हुआ था, और CO नेक्स्ट वाला, ये वाला नेक्स्ट वाला आ गया, फिर से अल्फा कार्बन आ गया। तो इन दोनों के बीच में ये वाला भी पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे करके, तो ये देखो, ये सी टर्मिनल मतलब एंड हो गया, सी डबल बॉन्ड ऊपर। ये है एन टर्मिनल, NH2 के साथ अगर ये बंद है तो ये एन टर्मिनल हो गया, एन टर्मिनल। और ये हो गया सी टर्मिनल। अगर सी टर्मिनल के साथ एक लेयर है प्रोटीन की, एक लाइन है सीधी स्ट्रेट लाइन, और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों अगर सी टर्मिनल के साथ सी टर्मिनल मिल रहा है और एन के साथ एन मिल रहा है, आमने सामने बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के, तो एक्चुअल में वो आमने सामने नहीं हो पाते। सी डबल बॉन्ड के सामने सी डबल बॉन्ड है, अल्फा के सामने अल्फा है, NH के सामने NH है, लेकिन इनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अब ये ध्यान देना, वो बनता है NH और CO के बीच में। तो CO तो थोड़ा साइड में हो गया, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि NH के सामने तो NH मिलेगा, तो ये साइड में हो गया। तो इस तरह से इनका साइड का बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, थोड़ा तिरछा हाइड्रोजन बॉन्ड है। इधर ऐसे बन गया, इधर ऐसे बनेगा, इधर ऐसे बनेगा, इधर ऐसे, ये जिगजैग बनता जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? ये बात समझ में आई? ऐसे ऐसे ऐसे, यस ऐसे। तो ये जो जिगजैग बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं हम पैरेलल, क्योंकि ये दोनों सी टर्मिनल के एन टर्मिनल पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आ गया याद हो जाएगा, लिखा जाएगा ना अब आसानी से। सिर्फ यही बनाना और कुछ नहीं है। दूसरा भी ऐसे ही बनाना है, बीच में आपको सिर्फ ये याद रखना, CO के सामने CO रखना, मतलब डिट्टो बनाना है यार। ये जैसे बना दिया, दूसरा भी एकदम डिट्टो दूसरा ऐसे बनाना, और फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि CO एक दूसरे के सामने आमने से तो नहीं आ रहे हैं, है ना। एक CO नीचे लगेगा, देखो CO के नीचे दूसरा CO ना, तो इस वजह से लेफ्ट राइट होता है। एंटी पैरेलल में देखो जरा, एंटी पैरेलल क्या होगा? कुछ भी नहीं करना, एन टर्मिनल के सामने सी टर्मिनल होगा, बस इतना ही डिफरेंस है कि एन के सामने सी होगा, बस बात खत्म। क्लियर है सबको? यहां पर भी सी के सामने एन टर्मिनल होगा। उल्टे हो गए। अब कैसे उल्टे हो गए? मतलब अब इसको देखो, CO अल्फा कार्बन, फिर उसके बाद में NH है, फिर CO है, फिर अल्फा कार्बन NH, CO अल्फा कार्बन NH, ये बना दिया हमने सारा का सारा। नेक्स्ट लाइन जब बनाएंगे तो भाई यहां पर CO, NH के सामने CO रखेंगे बस, फिर अल्फा कार्बन तो अल्फा कार्बन के सामने ही आएगा, फिर NH के सामने CO, फिर NH के सामने CO, फिर अल्फा के सामने, बस यही चीज चेंज करनी है, बाकी सब सेम रहेगा। यस, क्लियर है सबको? तो इसमें NH और CO बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। इनका सीधा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, सीधा, मतलब देखो दो का तो डायरेक्टली बन रहा है, फिर बीच में एक गैप आ गया, अल्फा अल्फा सामने आए, फिर दो का डायरेक्ट बन रहा है, फिर बीच में गैप आ गया, ठीक है। वहां पर वो तिरछे सीधे बन रहे थे, टेढ़ा है सीधा है, टेढ़ा है सीधा है, ये डिफरेंस है।
यस, क्लियर है बेटा सबको? तो ये होता है बीटा एंटी पैरेलल और पैरेलल, दो तरह के बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। कौन से? सेकेंडरी प्रोटीन के। सेकेंडरी प्रोटीन से प्रोटीन आपस में जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए, बात ही खत्म। क्लियर है बेटा सबको? क्लियर है। ठीक है, अब इसका देखो एक 3D स्ट्रक्चर भी एक स्टूडेंट मेरे को कह रहा था ना, देखो 3D में ऐसा होता है, ये ऐसा ऐसे ऐसे, ये पहाड़ से बनता है। क्यों? तो मैं टेट्राहेड्रल होगा कार्बन, तो टेट्राहेड्रल ही जुड़ेगा, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो जिग जैग तो बनाएगा ही, है ना। तो ये जिग जैग देखो सीढ़ियों के जैसा है, आपको दिख भी रहा होगा, है ना। सब कुछ सेम टू सेम है। आर का मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है। आर में हमने जितने टाइप के प्रोटीन्स किए, सर कितनी भी लंबी चेन हो सकती है? प्रोटीन्स जो है वो लगभग 50 से, ठीक है, मतलब सॉरी 100 से ऊपर की लगभग चेन होती है प्रोटीन्स में। लेकिन एक प्रोटीन है इंसुलिन, वो 50 के ऊपर आता है, वो एक एक्सेप्शन है एक तरह से। बाकी की चेन 100 से ऊपर जनरली मिलेगी। कितनी लंबी है लास्ट एक्सटेंड तक, उसकी भी एक लिमिट होती है, वो मुझे याद नहीं, ठीक है। लेकिन 100 से ऊपर जनरली अल्फा कार्बन अल्फा अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, 100 से ऊपर जनरली। बट इंसुलिन जो वो 50 यानी 50 या 48 ऐसा कुछ उसका नंबर, उतने में प्रोटीन बना देता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन की तरह कह लो कि छोटा भी हो सकता है। बट इस अब एक चीज बताता हूँ, सारे अल्फा अमीनो एसिड्स जो हैं, जो उनकी लंबी चेन्स हैं, वो सब प्रोटीन नहीं होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। यानी आप यूं नहीं कि अल्फा अमीनो एसिड की चेन है तो ये पक्का प्रोटीन ही है, ऐसा नहीं है। वो हमारे लिए पॉइजन हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, और चीज भी हो सकती है। यानी हम जिस चीज को सोचते हैं ना कि भाई जीन कैसे काम करता है, मैंने कल आपको बताया था कि जीन हमारी बॉडी में इन्हीं से मिलकर बनते हैं। तो मैं कुछ भी ABCD कुछ भी अल्फा अमीनो एसिड बना दूं, मैं उनकी लंबी चेन बना दूं, बन गई। अब मैं उसको अपनी बॉडी में छोड़ दूं, तो देखो हमारा डीएनए उसको पहचान जाता है, और डीएनए बनाता है आरएनए, आरएनए बनाएगा प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो उस चेन को तोड़ देगा। हम प्लांट्स के प्रोटीन खाते हैं ना, उनको खाते हैं, हमारा बॉडी उसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद में उसको अपने हिसाब से जोड़ता है, तोड़ेगा फिर जोड़ेगा अपने हिसाब से, और फिर अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन हमारी बॉडी की मेल फंक्शनिंग, डीएनए जो है वो अच्छे से काम नहीं करता, वो अब चीजों को उतना अच्छे से नहीं लेता, इसलिए हम बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। यानी हमारा डीएनए हमारे को मार रहा है। अगर डीएनए में ऐसा कोई चीज है जो शुरू में तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वो अच्छा काम नहीं कर रही है ना। कई कुछ लोग इसको सेंट्रोमियर से जोड़ते हैं कि क्रोमोसोम्स में एक सेंट्रोमियर होता है, तो वो धीरे धीरे उम्र के साथ छोटा होता जाता है, रेप्लिकेट करती है सेल्स, तो वो छोटा हो जाता है। ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम कुछ सेल्स को बोलते हैं ना, पोटेंशियल सेल्स होती हैं जिनसे क्लोन बनाया जाता है, तो पोटेंशियल सेल्स का डीएनए और हमारा डीएनए, डीएनए तो सेम ही है। फिर उसमें ऐसा क्या दिक्कत है, क्या चीज है जो हमारी उम्र को बढ़ा रही है और हमें लास्ट स्टेज में लेके जा रही है? इसका अगर भेद पता लग जाए, बहुत बड़ी चीज नहीं है, देखो छोटी सी बात है ना, देखने में तो बहुत छोटी बात है कि ये पता लग जाए, लेकिन वो पता ही नहीं लग पा रहा है क्योंकि हम उसे देख नहीं पा रहे हैं और उसका रीजन नहीं जान पा रहे हैं। तो अमरत्व जो है, इमोर्टैलिटी, सर जब इतने सॉल बोले आपने तो सर आपने बोला 100 से जुड़ के चेन बनती है। सर हम ढूंढेंगे कैसे? यहाँ तो लाखों अरबों की तादाद में होगा सर। हाँ बहुत कुछ है बेटा, देखो ढूंढना नहीं है, ये तो वही बात है। सीक्वेंस तो 100 तो बड़े नहीं है ना, अमीनो एसिड 100 तो ज्यादा नहीं है, लेकिन ये इतने ज्यादा तादाद में बिल्कुल ऑब्वियस है। लेकिन अगर आप मान लो मैंने स्टडी किया, फिर आप स्टडी करके चले गए, फिर उससे नेक्स्ट कोई साइंटिस्ट आया उसने स्टडी कर दिया, फिर उससे नेक्स्ट आया, ऐसे करके भाई 100 साल में, 50 साल में, 150 साल में कुछ तो तरक्की करके हम कहीं तक तो पहुंचेंगे ना, 500 साल, 1000 साल में। लेकिन नहीं पहुंच रहे हम। इसका मतलब भाई हमें पता नहीं लग रहा है तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और अगर हमें जिस दिन पता लग गया, इमॉर्टैलिटी हमारे हाथ में होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम ट्रेवल भी हमारे हाथ में हो सकता है, बहुत से साइंटिस्ट इसको ऐसा कुछ करते हैं ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हुआ बेटा, उसके बाद में ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने 3D व्यू में, फेस व्यू और साइड व्यू ऐसा दिखाई देता है। इसका खैर कोई हानि जानी है नहीं। एंजाइम, अब बात करते हैं एंजाइम्स की। व्हाट आर एंजाइम्स? ठीक है, एंजाइम देखिए क्या होते हैं। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ये मैंने आपको वैसे बता दिया था, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, थिंक अबाउट केमिकल रिएक्शन टू लिविंग सेल्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूजुअली प्रेजेंट इन द ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट इन वेरियस सेल। 3000 टाइप के होते हैं, वेरी स्मॉल में नहीं है। एंजाइम वेरी स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए। ऑल एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन, सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ये मैंने आपको ये भी बताया था। ठीक है, तो ये एंजाइम्स में आता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, प्रोटियोसिस,
पेप्सिन ट्रिप्सिन कहाँ होते हैं पता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेप्सिन ट्रिप्सिन Yes. होते हैं हमारे। सर आपको इसमें पढ़ा है सर 10th में? हाँ 10th में पढ़ा होगा आपने ना बायोलॉजी में, पेप्सिन ट्रिप्सिन होते हैं। तो ये क्या है? ये एंजाइम्स एक्चुअल में प्रोटीन ही तो है, हमारी बॉडी ही तो बना रही है इनको, और इन्हें ऑर्डर दे रही है कि खाना पचाना है। फिर एक दूसरी बॉडी आती है, वो एब्जॉर्ब करती है। किसको एब्जॉर्ब करती है? ब्लड को एब्जॉर्ब करती है, ब्लड में एब्जॉर्ब करती है खाने को, फिर उसको सेल तक लेके जाते हैं। फिर सेल ऑर्डर देती है कि भाई कच्चा रॉ मटेरियल तो आ गया, अब इसको पकाना, हमें अपने हिसाब से प्रोटीन को अपने हिसाब से बदलना है। उसको तोड़ेगी, जोड़ेगी, फिर अपने हिसाब से बनाएगी, फिर उसको एनगल्फ कर लेगी, फिर एनर्जी स्टोर करेगी, और उसके बाद जब हमें जरूरत होगी फिर से एनर्जी को वापस हमें देगी। है ना कमाल? मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरा मुंह बोल रहा हूँ, मैं आंखों से देख रहा हूँ, सारी कितनी समझ लो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो रही है मेरी बॉडी के अंदर। हम इनको आज तक समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। जबकि एक पत्थर ऐसा काम क्यों नहीं करता, एक पेड़ ऐसा काम क्यों नहीं करता? पेड़ के अंदर तो जान है, पत्थर में नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो बोलते हैं हिमालय जो है वो बढ़ता जा रहा है, हर साल उसकी हाइट बढ़ जाती है। उसके लिए रीजन देते हैं कि दो धरती के हिस्से थे, वो ऐसे करके ऐसे मिले, दो अलग अलग द्वीप थे, और ऐसे उठता गया वो प्रेशर की वजह से वो ऊपर उठता जा रहा है। हिमालय ऐसे बना था। ठीक है, तो क्या पहाड़ बोल सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि भाई हम उस भेद को नहीं जान पा रहे हैं। दैट इज वाई हम सब गोड में सर वो विश्वास तो करते हैं। पैंथिया आइलैंड की वजह से बना था ना हिमालय। हाँ बेशक तेरा रीजंस ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन हम अपने आप को आज तक नहीं पहचान पाए हैं, है ना? इमोर्टैलिटी इज कर्स, रोहित बोल रहा है वो कर्स है इमोर्टैलिटी। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, कर्स नहीं सर है। मिलेगा तो मना नहीं करेगा कोई भी। मिलेगा तो सर मना नहीं करना। ठीक है, फिर तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भाई वही है, अंगूर खट्टे हैं। अगर मेरे पास अंगूर नहीं है तो मैं ये बोलूँ अंगूर खट्टे हैं, स्वाद नहीं है, मैं पहुंच नहीं सकता वहां तक। तो इमोर्टैलिटी इज कर्स। ठीक है, ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ, सही है। नेक्स्ट देखो भी, वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स क्या होते हैं? ये बहुत छोटी सी चीज है वाइटामिन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड है रिक्वायर्ड इन डाइट, required in diet in very small amount to perform the specific biological functions। देखो अब इनमें और इसमें क्या फर्क है पता है? ये तो कैटलिस्ट का काम करते हैं, ये उन फंक्शंस को करवाने में हेल्प करते हैं, बट देर आर नॉट कैटलिस्ट फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड विटामिन्स। तो विटामिन्स एक्चुअल में क्या होते हैं? क्या इनका कोई कॉमन फॉर्मूला? एंजाइम्स का कॉमन फॉर्मूला हम कह सकते हैं, पेप्सिन ट्रिप्सिन के बीच में कॉमन चीजें कुछ मिलेंगी, लेकिन विटामिन्स में, दो विटामिन्स में आपस में कुछ कॉमन नहीं होता। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो थोड़े से अमाउंट में बॉडी को चाहिए। सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, सबका नेम अलग होता है, सबका फंक्शन अलग होता है, बट ये नेसेसरी होते हैं। तो ऐसी चीजें जो थोड़े अमाउंट में चाहिए और बहुत नेसेसरी हो बॉडी के लिए, उनको विटामिन्स बोलते हैं। और सोल्यूबल देखो, ADEK, ये फैट सोल्यूबल है, यानी इनको आपको रोज इनटेक करने की जरूरत नहीं है, ये स्टोर हो सकते हैं। ADEK, डी विटामिन डी तो सन से मिलता है, फ्री है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। इंडियन लोग तो अपने आप को समझते हैं हम काले ना हो जाए, है ना, तो वो छाया में बैठना पसंद करते हैं। दूसरा सर हम पहले से काले हैं सर। है ना, ऑब्वियस, तभी तो कह रहा हूँ। ADEK ये होते हैं सारे के सारे जो फैट सोल्यूबल है, एक बार मिल गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वाटर सोल्यूबल देखो, विटामिन बी एंड विटामिन सी, बी और सी क्या है? ये पानी में सोल्यूबल है, इसका मतलब ये वाटर में सोल्यूबल है, ये डेली आपको खाने पड़ेंगे। तो विटामिन सी जो सिट्रिक एसिड्स के अंदर या खट्टे फ्रूट्स के अंदर मिलता है, नींबू वगैरह में मिलता है, अमरूद में मिलता है, उसके अलावा संतरे में मिलता है, ये चीजें हमें डेली 500 mg मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम डेली विटामिन सी चाहिए। दिमागी काम जो करते हैं बच्चे हैं, उनको भी डेली रेगुलर जरूर चाहिए, दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन सी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका अब 2 दिन खा लिया, तीसरे दिन हम कहेंगे ठीक है तो अब क्या जरूरत है। ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी से, पानी में सोल्यूबल है। विटामिन बी भी चाहिए, इसलिए दोनों। सर पहाड़ बोल सकते हैं, प्रूफ है? अरे छोड़ो बेटा, पहाड़ बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो एक अलग चीज है। अब देखो भाई, सारे विटामिन्स के लिए आपके सामने एक टेबल है, आपको सारे याद करने चाहिए। ए से क्या होता है? ए से रतौंधी रोग होता है, हिंदी में रतौंधी बोलते सर हैं, रेटिनोल। सर ठीक है लास्ट वाली स्लाइड रिपीट कर दो, क्लास लीव हो गई थी। बेटा, इसमें एंजाइम्स थे, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक होते हैं, सारे के सारे एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, वेरी स्पेसिफिक होते हैं। पेप्सिन ट्रिप्सिन आपने नाम पढ़े होंगे, हमारी बॉडी में होते हैं, 10th क्लास में आए थे, है ना, स्टमक में। और विटामिन छोटे मॉलिक्यूल, ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल है लेकिन थोड़े अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी डाइट में, ताकि बायोलॉजिकल फंक्शन कर सकें। और ये सब विटामिन एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल अलग होता है, बट ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए, और एंजाइम तो बॉडी में भर भर के चाहिए। ये डिफरेंस है दोनों में। तो फैट सोल्यूबल होते हैं विटामिन ADEK,
और वाटर सोल्यूबल है बी और सी। वाटर सोल्यूबल डेली इंटेक करना पड़ेगा, फैट सोल्यूबल आप एक बार ले लेते हैं तो काफी दिन तक जरूरत कम पड़ती है। यही था पिछली स्लाइड में। देखिए विटामिन ए क्या सर होता है, ऐसा कोई फूड है क्या जिसमें मतलब सारे विटामिन हो, ए बी सी डी सब कुछ हो। ए? फूड देखो, परफेक्ट फूड कहा गया है मिल्क को। मिल्क जो है वो कंप्लीट फूड है, अगर वो आप पी रहे हो आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। भैंस का बच्चा, गाय का बच्चा, सर मिल्क, विटामिन सी तो नहीं है उसमें? विटामिन वगैरह सब मिलेगा उसमें, अपने आप मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। सर देखो अगर विटामिन सी बहुत नहीं है उसमें? विटामिन सी नहीं होता मुझे पता है बहुत, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उसको कंप्लीट फूड कहते हैं। अब कुछ तो बाहर से देखो, भैंस का बच्चा भी थोड़े दिन ही दूध पीता है, उसके अलावा उसको घास खाना पड़ता है। गाय का बच्चा भी ऐसे होता है, हम भी ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें सब कुछ मिले, तो सब कुछ मिलने के लिए भाई फिर कुछ तो बाहर से लेना पड़ेगा, हल्का फुल्का। लेकिन 99% कह सकते हो, 99.99% जो है तो वो हमें उससे मिल जाएगा, है ना। क्लियर है? क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए भाई, तो यहाँ पर विटामिन ए जो है वो, इसको रेटिनोल, केमिकल नेम इसका रेटिनोल है, याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारने वाला है, ठीक है। ज़ेरोफेथालमिया रो डिजीज होती है, इससे हार्डनिंग ऑफ कोर्निया ऑफ आई, कोर्निया ऑफ आई को हार्ड कर देता है। ए आंखों के लिए जरूरी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं दिखाई देता उन लोगों को। ज़ेरोफेथालमिया किस में होता है? फिश, लिवर ऑयल, कैरेट, बटर, मिल्क। मिल्क लगभग हर जगह लिख सकते हो, ठीक है, विटामिन सी को छोड़कर। मिल्क, फिश, लिवर ऑयल, कैरेट सर और फिश बटर। भी तो हो सकती है जीवा, क्या फिश में भी तो होते हैं सर ज्यादा वो। क्या होता है? विटामिन। हाँ होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कंप्लीट फिश में सब कुछ नहीं होता, लेकिन दूध में लगभग सब कुछ होता है। इसलिए दूध को हमेशा कंप्लीट फूड कहा गया है। फिश खाओगे तब भी डॉक्टर आपको बोलेगा फिश से प्रोटीन वगैरह पूरा हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं होती उसमें, डेफिनेट है ना, हर चीज का अपने आप में। फिर विटामिन बी 1 देखो, थायामिन, केमिकल नेम है, बी से बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या होता है भाई? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाती है ना। रिटार्ड ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है बच्चे की। पैरालिसिस भी हो सकता है बच्चे को, बहुत खतरनाक है बी की कमी, यानी बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए लेकिन चाहिए, है ना। यीस्ट में होता है, मिल्क में होता है, ग्रीन वेजिटेबल और क्रील्स जो अनाज है उन सब में होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अनाज तो हम वैसे ही खाते हैं, हम अनाज के दुश्मन है सारे के सारे, है ना, ऑब्वियस है। अनाज के बिना तो अगले दिन आंखें ना खोले। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन B2 देखो, राइबोफ्लेविन नाम है इसका, टेलियोसिस, फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। ये क्या होता है भाई? फिशरिंग कॉर्नर यानी आपके माउथ और लिप के जो कॉर्नर होते हैं ना यहाँ वाले, ये फट जाते हैं, ये B2 की वजह से फटते हैं, ठीक है। मुझे केजी रहा, मुझे बेरी बेरी ही जो है ग्रोथ नहीं होता है। अरे ऐसा नहीं है, आप मल्टीविटामिन के कैप्सूल खाते हैं, डॉक्टर को दिखाइए। यहाँ से अंदाजा मत लगाओ, यहाँ से डॉक्टर मत बन जाना कोई, मैं पहले बता रहा हूँ। कि आप लोग यहाँ से डॉक्टर बन के और अपना इलाज करने बैठ जाओ, ये डॉक्टर को दिखाइए। ये देख बेसिक ज्ञान है, बेसिक ज्ञान, आपको समझ ही नहीं आएगा आप में क्या कमी है और आप फालतू में पंगे लेके बैठ जाएंगे, है ना, ऐसा मत कर लेना। तो इस ये भी देखो भी, राइबोफ्लेविन है तो ये कॉर्नर से लिप्स वगैरह फट जाते हैं, मिल्क में होता है, ये भी मिल्क है यहाँ पे, एग व्हाइट में भी होता है, लिवर में, किडनी में भी होता है। नेक्स्ट देखो विटामिन B6, ये बी और सी ना डेली यूरिन से पास आउट हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन कॉन्वोल्जन, कन्वर्जन्स इसके अंदर। अब कन्वर्जन्स क्या होते हैं भाई, ये आप लोग सर्च करना, व्हाट इज कन्वर्जन्स। मिल्क में होता है डेफिनेटली, B6 है, B12 होता है साइनो कोबाल एमाइन, साइनो कोबाल एमाइन, साइनाइड ग्रुप लगा हुआ इसमें, साइनो, है ना। परनीशियस अनीमिया होता है भाई, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ HB, RBC, रेड ब्लड सेल यानी कि खून की कमी। विटामिन B12 से खून की कमी रहती है बच्चों में। फिश में, मीट में, एग में, कर्ड में, दही में होता है, देखो दूध में कम, दही में ज्यादा, है ना कमाल। तो दूध का प्रोडक्ट है ये। अब दूध में भी कह सकते हैं, नहीं दूध में शायद कम मिलता है, होता है विटामिन B12 दूध में भी होता है भाई, बिल्कुल होता है, मुझे याद है, MIL के मिल्क में भी होता है, ठीक है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है,
स्कर्वी, सी से स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, गम्स में से खून निकलना शुरू हो जाता है। और सी जो है वो सिट्रस एसिड से, सिट्रस फ्रूट से मिलता है। आंवला में सबसे ज्यादा होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी होता है, लेकिन आंवला सबसे बेस्ट सोर्स है इसका। कहते हैं एक आंवला जो है वो 20, आप अगर क्या बोलते हैं इसको, संतरे खाते हैं, ठीक है, या मौसमी संतरे। खाते हैं, तो उनके बराबर एक आंवला में विटामिन सी होता है, बहुत बढ़िया सर होता ये है। इम्यूनिटी बूस्टर भी तो होता है काफी। इसमें इम्यूनिटी बूस्टर भी तो होता है आंवला का जूस। हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर होता है बिल्कुल, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो आंवला ऐसे तो नहीं खाया जाता, आंवले का पाउडर मिल जाता है, ड्राई किया हुआ, सूखा हुआ, पीसा हुआ पाउडर, वहां से भी आप आंवला खा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है? डी हमें पता भी, कैल्सीफेरोल, ये इसका साइंटिफिक नेम है, सारे नाम याद रखने आपको। रिकेटस, डी से रिकेटस होता है, बोन टेढ़ी हो जाती है बच्चों की, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन। एक और रोग होता है ओस्टिमेलेसिया, इसमें क्या होता है? सॉफ्ट बोन्स, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जॉइंट पेन इन एडल्ट, और बड़े लोगों के जॉइंट्स में पेन होता है। अब देखो सर इसका एक तो और होती है ऑस्टोपोरोसिस, वो भी होती है। हो सकता है बेटा, ये सारा बायोलॉजिकल है, तो मुझे बहुत ज्यादा तो इसके बारे में नहीं पता, जितना लिखा हुआ उतना हम बता सकते हैं ना। एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, सनलाइट से सीधा फ्री में मिलता है, इसमें अगर किसी की कमी है तो डूब मरो, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे है ना, कोई फायदा नहीं है भाई। फिर तो अगर डी की कमी है हमारे अंदर, हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, है ना। खैर, अमीर लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी के सैंडोज खा रहे होते हैं, है ना, गोलियां विटामिन डी की, वो धूप से तो दूर रहते हैं, तो याद रख लेना। आगे देखो, विटामिन ई है भी, टोकोफेरोल, इसका नाम है, वो कैल्सीफेरोल था, ये टोकोफेरोल है। इंक्रीज्ड फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी, मस्कुलर वीकनेस, भाई मसल्स में वीकनेस आती है। और फ्रेगिलिटी आरबीसी, ये क्या चीज है मुझे नहीं पता, ठीक है। सर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल तो है, लेकिन ये फ्रेगिलिटी क्या होता है? टूटना, ब्रेक डाउन शायद, ऐसा कुछ है। वेजिटेबल ऑयल में मिलता है भाई, कोई बायो ना। सनफ्लावर ऑयल में, ये देखो, ये सिर्फ ऑयल में ही मिल रहा है, बाकी कहीं मिल ही नहीं रहा विटामिन ई। तो विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। ये ना ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए भी यूज सर करते हैं बालों के लिए हो क्या पता यूजफुल। विटामिन बी से ना, ऑयल से ना। विटामिन ई से, चेहरे पर विटामिन ई के कैप्सूल लगा के उसको रगड़ते हैं, आधा घंटा रखते हैं, और फिर उसको निकाल देते हैं। ब्यूटी पार्लर वाले ऐसा करते हैं, आजकल लड़के भी ऐसा करते हैं, लड़कियां भी ऐसा करती हैं, ठीक है। कोई घट नहीं है, कोई कम नहीं है, याद रख लेना। कहीं आप लोगों को लगता हो मेकअप का सामान सिर्फ लड़कियों को पता होता है, आजकल लड़कों को ज्यादा पता है लड़कियों से। विटामिन के देखो, ये फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम, ब्लड क्लोटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलता है ये। तो ब्लड क्लोटिंग टाइम का मतलब, जब ब्लड आपका लीक हो रहा है, तो लीक होते हुए ब्लड में वो अपने आप रुक जाता है, ये क्लोटिंग टाइम को रोक देता है, फ्लो कर देता है। मतलब ब्लड रुकेगा नहीं, कहीं से ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, वो भी चलती रहेगी। इंसान अपने ही खून को अंदर ही, मान लो पेट में ब्लीडिंग हो जाए, पेट में खून ही खून भर जाए पूरी बॉडी का, अंदर ही है, दिखेगा नहीं बाहर से, बंदा गया। 6 लीटर खून होता है एक अडल्ट में अप्रोक्सीमेटली, याद रख लेना। 6 लीटर, किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर होता है लगभग अडल्ट में। 6 लीटर कोई ज्यादा नहीं है, वैसे आप देखो तो वैसे बहुत ज्यादा, 2-2 लीटर वाली 3 कैनियां भरी जा सकती हैं। और हम जब डोनेट करते हैं तो इत्तू सा डोनेट करते हैं, और उसमें भी चक्कर खा जाते हैं, है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो ये विटामिन की कहानी थी, आपको याद करनी है भाई, सीधी सी बात है इस लेसन में। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड? तो भाई न्यूक्लिक एसिड मैं पहले ही बता चुका हूँ, हैज बीन ऑब्जर्व्ड, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इनहेरिटेंट करेक्टर इसके अंदर होते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंस करेक्टर न्यूक्लिक एसिड के थ्रू होते हैं। ऑल्सो हेरिडिटी, जो अनुवांशिकता है ना, हम अपने पापा जैसे दिखते हैं, मम्मी जैसे दिखते हैं, या नाना जैसे, नानी जैसे, मामा जैसे, दादा जैसे, दादी जी से, किसी का नाक, किसी का कान, किसी का सिर, किसी का हेयर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैच होता है। अगर कोई किसी से मैच नहीं होता तो भाई वो अच्छी बात नहीं हो सकती है, वो हाइब्रिड हो सकता है ना। अब हाइब्रिड होने का मतलब क्या होता है? कि एक नई चीज पैदा होना। हंसने की बात नहीं है, ये बताता हूँ इसका रीजन क्या है। जैसे कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, बायोलॉजी में सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है बच्चों के पास में, बायो के टीचर को डराने का, पहले अंडा हुआ या मुर्गी? आप लोगों को भी पता होगा, सुना होगा पक्का, है ना। अब यस। मैं अगर आपको कहूं कि पहले जो है वो मुर्गी पैदा हुई थी या अंडा पैदा हुआ था, बताओ क्या चीज पैदा हुई थी? क्या मानोगे हम? मुर्गी पैदा हुई थी। पहले मुर्गी पैदा हुई थी जिसने अंडे देना शुरू यस किया, सर। जिसने अंडे देना शुरू किया। उससे पहले जो मुर्गियां होती थी वो अंडे नहीं देती थी, तो मतलब वो जो मुर्गी थी वो अंडे से पैदा नहीं हुई थी,
और उसमें कुछ चेंज आया जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, हाइब्रिड हो गया वो अपने पेरेंट्स से मिल ही नहीं रही थी, उसने एक अजीब चेंज कर लिया जिसकी वजह से उसमें अब अंडे पैदा होने लगे और उसके बाद में तो आगे जनरेशन चल पड़ी। समझ गए ना, ऐसे करके। क्या पता सो मुर्गी वो जो बर्ड से पैदा हुई हो, नो ना कि एग से हुई हो। ऑब्वियस है, किसी बर्थ से पैदा, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि पहले मुर्गी पैदा हुई थी, उसने बाद में लेआउट अंडे देना बाद में शुरू किया था, है ना। तो ये इसका आंसर मिल चुका है, इसका आंसर सबके पास है। ऐसा मत समझना कि इसका आंसर नहीं है, बच्चों को लगता है कि इसका आंसर नहीं है। तो म्यूटेशन एक वर्ड आता है, वो इन्हीं इन्हीं जीन में हेर फेर करने की वजह से कई बार ज्यादा बड़ा ड्रेस्टिक चेंज हो जाता है जिसको बोलते हैं म्यूटेशन, और उस म्यूटेशन में जनरेशन कुछ और ही होती है ना। चलो बढ़िया बेटा, आपको पता लग गया, बहुत बढ़िया बात है। तो म्यूटेशन एक वर्ड है, यानी हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही अलग दिख रहे हैं। ऐसे चेंज की वजह से तो देखो, अगर हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते तो हम बंदर ही होते, बंदर से तो आगे हमारा इवोल्यूशन ही ना होता, है ना। लेकिन हम बंदर से कुछ चेंज हुए तभी तो हम इंसान जैसे दिख रहे हैं ना। बंदर भी अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है, कहीं वहम में हो आप लोग, वो अपनी जनरेशन में खूबसूरत होता है, उसे इंसान ऐसे लगते हैं, अरे कैसा कच्चा कच्चा सा अंडे जैसा आदमी है, इसके तो हेयर्स ही नहीं ये है सब फेस वो हमें सोचता होगा। पे। ठीक है, तो वो हमारे बारे में ऐसा सोचता है ना, लाइक दैट। द प्रैक्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस सेल रिस्पॉन्सिबल हेरिडिटी। तो देखो भी, हेरिडिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं, ये हमें पता है, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो क्रोमोसोम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और अनदर टाइप ऑफ बायोलॉजिकल इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा एक टाइप होता है उसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, दीज आर मेनली टू टाइप्स, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए बोलते हैं। सिस न्यूक्लिक एसिड आर अलोंग विद लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और ये देखो ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड, अब साइड भी आएगा एक टाइड भी आएगा, न्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन होती है, तो दे आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। केमिकल कंपोजिशन देखो भी, डीएनए और आरएनए की केमिकल कंपोजिशन, ये है डी बीटा डी राइबोज, ये है बीटा डी डीऑक्सी राइबोज, ये डीऑक्सी है। क्या फर्क है दोनों में, ध्यान देना। सेकंड कार्बन HOH, सेकंड कार्बन दोनों H, ऑक्सीजन से यहाँ है ऑक्सीजन आ यहाँ गया। नहीं है, डीऑक्सी, ऑक्सीजन गायब हो गया। तो ये है आपका डीएनए का बेस, ये इससे डीएनए बनता है, ये डीएनए नहीं है, इससे डीएनए बनता है, ठीक है। अब ये क्यों, आरएनए एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसलिए हमारी सेल्स ने आरएनए से डीएनए बना के उसको स्टेबिलिटी को गेन किया। आरएनए इज ए अनस्टेबल एलिमेंट और मॉलिक्यूल, समझ में आ गया होगा। लेकिन वर्किंग यूनिट तो आरएनए ही होता है। डीएनए को जब काम करवाना ना, वो फिर से ऑक्सीजन को गेन कर लेता है और वो वर्किंग यूनिट बन जाता है। पेंटागनल रिंग है और ये चीनी ही है, डीएनए आरएनए भी चीनी से मिलकर बने, ग्लूकोज के जैसा, फ्रुक्टोज के जैसा, कुछ कुछ, है ना। देखो सर हम OH बना सकते हैं डीएनए HOH होता तो लैब अल्फा में होता, क्या। चीनी से। हाँ बिल्कुल, ये डीऑक्सी राइबोज तो बना ही सकते हैं, हमने बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट ये किए हैं। डीऑक्सी इवन जो सबसे छोटा डीऑक्सी बन जाएगा, सबसे छोटा जो डीएनए है ना, आरएनए है, किसका होता है पता है, अमीबा का। हमने अमीबा का डीएनए मुर्गा है, भेड़ बकरियां हैं, इनको खाया जाता है, काट के खाते हैं लोग, है ना। खाना तो वो एक अलग बात है, सबकी अलग सोच है। लेकिन अगर हम बात करें इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी हमने जेनेटिकली म्यूटेशन जीन पैदा किए हैं। मतलब अगर कोई बकरा है, वो 6 महीने में या 1 साल में तैयार होता है, सपोज दैट, है ना। 1 साल में, 1 साल में अगर कोई बकरा बड़ा हो रहा है, तो अगर मैं उसके जीन को, उसके ग्रोथ रेट को बढ़ा दूं, तो जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे 10-12 साल में 20-22 साल के लगने लग जाते हैं। कुछ बच्चे, वो पा पिक्चर देखी थी अमिताभ बच्चन की, उसमें वो छोटी सी उम्र में बड़ा बूढ़ा बन गया था, है ना। तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ होता है भाई, म्यूटेशन में वही, मतलब इसमें भी यही होता है। हम क्या करते हैं, उसका जीन जो है वो बदल देते हैं और उसके जीन का ग्रोथ बढ़ा देते हैं। मतलब जो यंग बच्चा है वो क्या करेगा, वो यंग बच्चा बहुत जल्दी यंग हो जाएगा। मतलब जो साल में बड़ा हो रहा है, वो 6 महीने में बड़ा हो जाएगा। 6 महीने को फिर से डबल कर दो तो वो 6 महीने की जगह 3 महीने में हो जाएगा बड़ा। यानी हमें जल्दी ग्रोथ मिलेगी, वो ज्यादा खाना खाएगा, जल्दी बड़ा हो जाएगा। हम उसको स्लो क्यों रखें, हम उसको जल्दी खा सकते हैं। ऐसा हमने कर दिया है। फसल फसल के क्रॉप में भी बहुत सारे जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किए हैं, एप्पल्स में भी बहुत सारे जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किए। आपने देखा होगा कुछ फ्रूट आते हैं, कुछ नींबू आते हैं जिसके अंदर बीज ही नहीं है,
सीडलेस फ्रूट हमने क्रिएट करना शुरू कर दिया। ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट होते हैं ताकि इनका प्रोडक्शन बढ़ सके, जल्दी आए, जल्दी खाएं, जल्दी हमें प्रोडक्शन मिले। समझ में आ गया? तो ये सब डीएनए के चेंज ही है बेटा, सारे के सारे। तो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन बायोलॉजी के अंदर जो लोग जूलॉजी बॉटनी से ऐसा कुछ करते हैं वो आगे साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं, पीएचडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री से एमएससी करते हैं, तो उनकी लाइन में ये सारे काम आते हैं। डीएनए मैपिंग, आरएनए मैपिंग, फिर उनको स्टडी करना, उनके ऊपर पीएचडी करना, ये सब क्लियर है? सर हम लोग भी ठीक कर है, सकते हैं तो अब मैथ्स वाले आपको भी जेनेटिक्स में। मैथ वाले क्या? जेनेटिक्स में मैथ वालों का जेनेटिक्स में कोई काम नहीं है। वो को मशीन वशीन बनानी है, इंजीनियर का काम होता है जेनेटिक्स मॉडिफाइड के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए मशीन वगैरह तैयार करते हैं वो लोग। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं क्योंकि आप इंजीनियर्स हैं, लेकिन वो आप डीएनए पे थोड़ा रिसर्च करोगे यार, उसमें घंटा पता नहीं अपने को क्या करेंगे, है ना? कभी पढ़ा ही नहीं है। सर हमें ये पता है ना सर कि अमीबा होता है बस, और हम अमीबा बनाते हैं। बस वही है ना? चलिए, तो भाई अब आपको समझ में आ गया होगा बीटा डी क्यों बोलते हैं। एच और OH, OH उल्टा है, OH उल्टा है, OH और H उल्टे हैं, बस ये बीटा डी है ना? तो ये उल्टे हो गए तो बीटा बन गया, है ना? और ये अल्फा होता अगर यहाँ, OH होता नीचे। अब उसके बाद में HOH यहाँ है, HOH यहाँ है, और ये लास्ट वाला तो हमें पता है ये उल्टा ही होता है। ठीक है, तो 5 पेंटागनल रिंग है, 5वां कार्बन CH2OH यहाँ लगा हुआ है, कुछ कुछ फ्रुक्टोज जैसा सा स्ट्रक्चर, अगर ध्यान करोगे तो बीटा डी राइबोज है। और इसके अंदर ये सेकंड कार्बन से अगर OH उड़ा देते हैं, ये ध्यान दे लेना भाई, मैं इसको बॉक्स कर रहा हूँ, ठीक है? ये देखो, अगर इसका OH से ऑक्सीजन उड़ा दिया तो ये डीऑक्सी राइबोज बन गया। क्लियर है बेटा? तो आरएनए डीएनए में इतना ही फर्क होता है, डीएनए डीऑक्सी राइबोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पेंटागनल रिंग है वो। डीएनए कंटेन 4 बेसिस व्हिच इज, अब डीएनए सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपने वो देख लिया वो वाली शुगर तो ठीक है, लेकिन उस शुगर के साथ में 4 बेस और जुड़ते हैं। कौन कौन से बेस होते हैं उसके साथ? मतलब इट इज नॉट सो सिंपल मॉलिक्यूल की बस इतना ही होता है। ठीक है, एडेनिन ए, गुआनिन जी, साइटोसिन सी, नाम याद रख लेना, रट्टा मार लेना, थाइमिन टी। आरएनए के अंदर भी 4 बेस होते हैं, फर्स्ट 3 आर सेम एज इन डीएनए बट द फोर्थ वन इज यूरासिल। फोर्थ वन जो है वो यूरासिल होता है आरएनए में, यानी थाइमिन को छोड़कर टी, अगर यहाँ यू है और यहाँ और यू का मतलब है वो डीएनए, ये दोनों इंटरचेंज होते हैं। यस, क्लियर है बेटा? तो यू का मतलब यूरासिल है, टी का मतलब थाइमिन है। उल्टा लिख दिया मैंने, है ना? यस सर, उल्टा लिख दिया। तो ये होगा डीएनए और ये होगा आरएनए। इसको याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आरएनए में यू होता है और डीएनए में टी होता है ना? अब देखो, एडेनिन गुआनिन, अब इनके स्ट्रक्चर बना रखे हैं, एडेनिन के, गुआनिन के, साइटोसिन के, थाइमिन के और यूरासिल के। तो भाई यूरासिल तो क्या होता है? वो तो आरएनए में होता है, यहाँ पे मैं फिर से आरएनए लिख रहा हूँ। और थाइमिन क्या होता है? वो डीएनए में होता है। बाकी के सारे सेम होंगे, बस ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये बाकी तीनों, ये सब ये दोनों में मिलेंगे। अब देखो, इनके स्ट्रक्चर एक बार बना के याद कर लेना, एक बार। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रट्टा मारने और आपको याद ही होने चाहिए, बट एक बार बना के अच्छे से याद जरूर कर लेना। हो जाएंगे? यस सर, हो जाए। एक बार जरूर याद करना ताकि आपको इनके नाम अच्छे से रट जाएं, इनके सिंबल अच्छे से रट जाएं। लेकिन एक बार बनाइए, याद कीजिए, फिर दोबारा से बिना देखे 5 के 5 स्ट्रक्चर एक साथ बनाने हैं, ऐसी कोशिश करो। आज के लेक्चर के लिए ये कोशिश जरूर करना ताकि बाद में आपको देखने में ये आसान लगे, क्योंकि कई बार इनमें हल्का फुल्का चेंज हो, देख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर अब हम बात करते हैं भाई। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, मैंने साइड और टाइड के लिए बोला था। न्यूक्लियोसाइड में होता है भाई बेस जुड़ा हुआ है और हमारा एक शुगर है। यस, क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं शुगर, शुगर प्लस बेस, शुगर प्लस बेस जो होता है वो होता है न्यूक्लियोसाइड, साइड, इट इज साइड। और अगर उसके साथ फोस्फोरस भी लग जाए, फोस्फोरस, फोस्फोरिक एसिड वाला, ये लग गया, OH को हटाकर देखो ये लगा हुआ है। यस, क्लियर है? तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड, ये टाइड बन गया। अब देखो, रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड डीएनए और आरएनए।
यही जो न्यूक्लियोटाइड है ये रिपीट होगा बार बार, इसकी यूनिट्स जुड़ेंगी जैसे हमारे प्रोटीन में जुड़ती हैं, और ये यूनिट जुड़ती हैं। अब हम कहेंगे फिर तो ये सेम हो गया सारा। भाई बेस अलग अलग है, 4 बेस हैं, कौन कहाँ जुड़ रहा है उससे डिफरेंस क्रिएट होता है, और यही डीएनए क्रिएट करता है। समझ में आ गया डीएनए आरएनए क्या होता है? क्लियर है सभी को? तो यहां देखो भाई, न्यूक्लियोसाइड आर जॉइंड टुगेदर बाय द फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज। देखो भाई ये फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज क्या होती है? जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, न्यूक्लियोटाइड, ये रहा न्यूक्लियोटाइड, बेस है, शुगर है और फॉस्फेट है, बेस है, शुगर है और फॉस्फेट, बार बार जुड़ रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में ये है फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज। हाँ बेटा क्लियर है सबको फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज? अब ये किसके बीच में होती है? पांचवें और तीसरे कार्बन के बीच में होती है भाई। यानी ये रहा पांचवा कार्बन, ये रहा आपके सामने पांचवा कार्बन, ये रहा आपके सामने तीसरा कार्बन, ये आपस में ऐसे जुड़ते हैं। यानी इसका और इसका, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इसके नीचे एक और, इसके नीचे एक और ऐसे करके डीएनए की पूरी चेन बन जाएगी, और साथ में बेस सबके साथ अलग होगा। यस क्लियर है? यस कार्बन इन एंड और शुगर के बीच में सिंपलीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज शोन इन डायग्राम। तो ये डायग्राम में आपको दिखा रखा है, सिंपलीफाइड वर्जन है, और ये फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। तो देखो पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन्स के बीच में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शुगर के बीच में, शुगर, और फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज, पानी उड़ेगा इसमें से, फोस्फोरस का डबल बॉन्ड और ये टूटेगा बस, है ना, वो होती है डीएनए आरएनए। ठीक है, आगे देखते हैं। Information regarding the sequence of nucleoside in the chain of nucleic acid is called primary structure. इसको न्यूक्लियोटाइड वाले को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो। न्यूक्लिक एसिड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है। उसमें क्या होता है, ऐसी ऐसी ये एक चेन बन गई आपकी, है ना, एक और चेन ऐसी होगी, ये दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, और इसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए जरा, ये रहा, तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन, ये आपने देखा है ना, ये रहा फिफ्थ कार्बन, ये रहा थर्ड कार्बन। अब दूसरे का यहाँ थर्ड से शुरू होगा, और ये यहाँ ऐसे जा रहा है, और ये फिफ्थ पर एंड होगा। यस क्लियर है ये? तो यानी ये दो स्ट्रैंड, इनको बोलते हैं डबल स्ट्रैंड हेलिकल, डबल डबल धागे नुमा स्ट्रक्चर हो गया ना, डबल स्ट्रैंड, स्ट्रैंड का मतलब है धागा सा, फीता सा जो लगा रखा है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल ऑफ डीएनए। यानी आपके न्यूक्लियो जो शुगर है, बेस है और प्लस फॉस्फेट है, ये तीनों चीजें जुड़कर एक यूनिट बनाते हैं। ये यूनिट बार बार रिपीट होते हैं, तो हमारा एक डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं, सिंगल, एक फीता सा, एक धागा, और जब दूसरा स्ट्रैंड उसके साथ मिलेगा तो वापस में जुड़ जाते हैं। वो जो बेस होते हैं ना, अब यहाँ वो बेस आपके काम आएंगे, सीजी, जीसी, टीए, सीजी, टीए, जीसी, एटी, टीए, ये आपस में ऐसे करके जुड़ते हैं, ये आपस में डबल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल, कैसे बनाते हैं? तो जेम वास्टन और फ्रांसिस क्रिक था जिन्होंने डबल स्ट्रैंडेड का स्ट्रक्चर दिया था, इनको इसके लिए नोबेल मिला था भाई, दोनों को, है ना। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, अभी हमारे लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन इसके लिए बंदे ने नोबेल प्राइज जीता, तो कुछ तो दम था। टू न्यूक्लिक एसिड chain are wound about each other to held together by the hydrogen bond between the pairs of base। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बेसिस के पेयर के बीच में। टू स्ट्रैंड आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, एक थर्ड से शुरू होता है तो दूसरा 5 से शुरू होगा, तो ये कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर है। बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर ऑफ, अब वो स्पेसिफिक पेयर कौन कौन से होते हैं जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और कितने बनते हैं, अब ये आपको याद करना पड़ेगा। एडेनिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन, एडेनिन थायमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो जब डीएनए बना रहे हो तो ए और टी, ध्यान दे लेना, ए और टी के बीच में, और इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है भाई? आप टी और ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, टी और ए लिखें या ए और टी लिखें, बात एक ही है। यस क्लियर है बेटा? यस Whereas साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद गुआनिन, साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो साइटोसिन जो है ये गुआनिन के साथ बनाता है ट्रिपल, ठीक है, जीसी या सीजी आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है सबको? ये समझ में आ गया? अब थायमिन क्या था? टी,
थायमिन की जगह पर यूरासिल और थायमिन यू लगा सकते हैं, आरएनए बन गया। यस, क्लियर है। यस डीएनए में अब देखो आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इसमें जीन कैसे काम करता है पता है? ये कैसे, ये हमारा हमारा मेन यही स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में, अंदर हर सेल में सबका सेम होता है, हमें मम्मी पापा से मिलता है। तो देखो ये जब अनकोइल्ड होता है ना, इसकी ये कोइल ऐसे बंधा हुआ है, एक दूसरे से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन वाले, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है, ऐसे नहीं कि डबल बॉन्ड कोई कोवेलेंट है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये अनकोइल हो जाते हैं। तो जो थर्ड वाला है ना वो अपना कंप्लीमेंट्री बनाता है, थर्ड वाला क्या बनाएगा, फिफ्थ वाले का कंप्लीमेंट्री। मतलब अगर मान के चलो यहाँ पर अगर ए है, दिख रहा है सबको ए, तो जब ये वाला स्ट्रैंड अपने सामने टी बनाएगा, अपने आप इसको बनाएगा वो इसको, तो ये क्या होता है, इसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है, ये थर्ड वाला दूर हो गया, फिफ्थ वाला दूर हो गया। तो अगर थर्ड वाले के साथ यहाँ पर ए है तो वो अपने जैसा ए के साथ क्या बनता है, टी बनता है, तो वो टी बनाएगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ जी है तो वो सी बनाएगा, अगर यहाँ सी है तो वो जी बनाएगा। और इधर इधर देखो, इधर भी वैसा ही, ये भी अपना अपोजिट बनाएगा। टी है मतलब मान लो यहाँ सी है तो वो जी बना देगा, ये जी है तो वो सी बना देगा। ये समझ में आया? तो ये देखो ये क्या हो गया, ये एक डीएनए हो गया, ये क्या हो गया, ये भी एक डीएनए हो गया। ऐसे एक दूसरे का अपोजिट फोटोकॉपी बना सकते हैं, ये डिट्टो फोटोकॉपी। समझ में आ गया बेटा कैसे बनती है फोटोकॉपी? ये तो ये दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी बना के और फिर एक डीएनए बना देते हैं और वो नई सेल बनती है, ऐसे नई सेल बनती है। तो सोचो अगर छोटी सी भी गलती हो जाए, कोई एक जीन का लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हो जाए, कितना बारीकी से काम करते हैं ये लोग, और अगर वो गलती से ऊपर नीचे हो गया, बैंड बज गई। मतलब बंदे का नाक की जगह पे हाथ निकल आए तो, है ना? सर सोचना नहीं है सर। है ना, सोचना नहीं है। यहाँ पर सींग निकल आए तो, एक सींग इधर निकल आए तो, बैल वाले इंसान क्या हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आजकल तो इंसान वैसे भी उल्टे सीधे काम कर रहा है, पता है वो क्या कर रहे हैं, जानवरों के साथ में ह्यूमन जीन को मिला के मिक्स हाइब्रिड कुछ पैदा कर रहे हैं। जीन्स में जानवरों के जीन्स को आपस में मिला के कुछ हाइब्रिड जानवर पैदा कर रहे हैं, कितने दिन चलते हैं उन पर रिसर्चेज हो रही है ना? तो इंसान यानी ऐसा कुछ हो सकता है, ये सीधे सीधे नहीं बनते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि भाई जानवरों का क्रॉस ह्यूमंस के साथ में करवाएंगे तो आपको नेक्स्ट जनरेशन कोई मिक्स मिलेगी, वो क्रॉस होता ही नहीं है। साइंटिफिकली सिर्फ लैब में जबरदस्ती हम सेल्स को लेते हैं और ह्यूमंस की और दूसरे एनिमल की या किसी और एनिमल की दूसरे एनिमल के साथ, और उन सेल्स को जबरदस्ती सिरेंज से उनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, उनके डीएनए को निकाल के, और फिर उस सेल से बड़ा कोई ग्रो किया जाता है और तब जाके वो बच्चे पैदा होते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी ह्यूमंस कर रहे हैं, कुछ पर बैन लग चुके हैं लेकिन कुछ अभी भी चल रहे हैं। तो डीएनए अपने आप को ऐसे डबल करता है, थोड़ी सी भी गड़बड़ आ गई तो पता नहीं क्या पैदा होने वाला है। इंग्लैंड के अंदर एक म्यूजियम है, ठीक है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, जो कि मतलब जिसको बोलते हैं ना म्यूटेंट बच्चों का म्यूजियम है। ह्यूमंस के बच्चे हैं, किसी की स्किन कैसी है, किसी के पंख निकले, किसी के सींग निकले हुए, किसी की पूंछ निकली है, ह्यूमन बच्चों का म्यूजियम है इंग्लैंड में। वो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, सर्च जरूर कीजिएगा। वो म्यूटेंट जीन है, उल्टे सीधे क्रोसिस की वजह से पैदा हुए अजीबो गरीब बच्चे, म्यूटेंट जीन, यानी कि उनके गुण बिल्कुल अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग थे। तो एक नई प्रजाति भी पैदा की जा सकती है। जैसे डॉग्स के लिए आपने स्पेशली देखा होगा कि हमने इन नस्लों को मिला के जर्मन शेफर्ड पैदा किया, इन नस्लों को मिला के लैब्राडोग पैदा किया, एक अलग ही जनरेशन चलाने लग जाते हैं ये लोग। फिर उनको प्योरीफाई करते हैं, उनके जीन्स को, फिर उस जनरेशन को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी, ये लॉयल ज्यादा है, ये खूंखार ज्यादा है डॉग, है ना, और ये बच्चों का ध्यान ज्यादा रखता है, ये बुजुर्गों का ध्यान ज्यादा रखता है, ये फैमिली फ्रेंड जैसा है, मतलब फैमिलियर डॉग है, ये फैमिलियर नहीं है, ये सिर्फ रक्षा के लिए बना है ना। ऐसे करके अलग अलग उनके ट्रेट्स को फॉलो किया जाता है और फिर उनसे फिर से हाइब्रिड डॉग्स बनाए जाते हैं और फिर उनको फिर से स्टडी करते हैं, फिर हमें एक अच्छी नस्ल मिलती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है, जो चाहिए होती है, और ऐसे करके डॉग्स को भी म्यूटेंट डॉग्स बनाया जाता है। समझ गए होंगे आप? यानी बहुत बड़े लेवल पर ह्यूमंस का मैनिपुलेशन चल रहा है। कह रहे हैं कि कुछ सालों में तो ना, मतलब हम अपनी मर्जी से किसी का दिमाग ज्यादा करना है, किसी की बॉडी बहुत अच्छी करनी है, किसी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, माइंड इतना डेवलप कर देना है कि उसको सब कुछ याद हो जाए पढ़ते ही। भैंस के बच्चे को देखिएगा कभी, भैंस का बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद 1-1.5 घंटे में वो खड़ा हो जाता है अपने पैरों पर। ह्यूमन के बच्चे को 1 साल लगता है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आप उसे सीधा पानी में फेंक दो, भैंस के बच्चे को, उसे तैरना आता है, उसे कोई सिखाता नहीं है। ह्यूमंस के बच्चे को 50 साल का भी हो जाएगा ना आदमी,
तब भी अगर उसने कभी तैरना नहीं सीखा तो उसको आप पानी में फेंक दोगे तो डूब जाएगा, जो तैरना नहीं आएगा। एक बार पर अगर ह्यूमन को तैरना आ जाए, एक बार, मान लो मैंने बचपन में 5 साल की उम्र में मैंने तैरना सीख लिया, उसके बाद अगर मैं 50 साल की उम्र में भी पानी में छलांग लगाता हूँ, मुझे तैरना आएगा, मैं भूलूंगा नहीं। एक बार साइकिल चलाना लाइफ में एक बार सीख लीजिए, एक बार, सारी जिंदगी साइकिल चलाना याद रहेगा, चाहे बुढ़ापे में चला रहे हैं। कमाल का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब हमारे मेमोरी होती है मसल्स में, यानी हम उसको याद कर लेते हैं, लेकिन हमें एक बार सीखना पड़ रहा है। बट भैंस के बच्चों को तो एक बार भी नहीं सीखना पड़ता। तो क्यों ना हम उसको जीन में ही डाल दें कि इसे याद रहे, क्यों ना मैं केमिस्ट्री मेरे जीन में घुस जाए, मेरे बच्चे को याद ही ना करनी पड़े, उसे याद रहे। फिर वो बच्चा फिजिक्स करे, फिर उसके बच्चे को फिजिक्स ऑलरेडी आती हो, फिर और केमिस्ट्री भी आती होगी। ऐसे करके हम ऐसा ह्यूमन क्रिएट कर सकते हैं सब कुछ याद हो। लगता है ना आसान, उसे याद नहीं करना पड़ेगा। बट इट इज नॉट पॉसिबल टिल नाउ, टिल डेट अभी तक ये पॉसिबल नहीं है। बट हम देखते हैं एग्जाम्पल तो समझ में आता है कि जीन में मेमोरी होती है, जीन पहले से सीख के रखता है कुछ चीजें, है ना। भैंस के बच्चे के जीन में मेमोरी है, उसको तैरना आता है पैदाइशी। कैसे सीखा? ठीक है, जंगलों में रहता था, पानी की जरूरत थी, कोई कौन सिखाने आएगा भाई, ह्यूमंस को सिखाना पड़ता है ना। बट सीखने के बाद हमेशा याद रखता है। लेकिन आप हिंदी, अगर हिंदी मीडियम स्कूल से थे और दोबारा आपको हिंदी पढ़ने को भी ना मिले, बोलने को भी ना मिले, आप हिंदी लिखना और बोलना भूल जाएंगे। आप बचपन में सिखाए उसके बाद भूल जाएंगे, लैंग्वेज ही भूल जाएंगे यार। कमाल नहीं है, रिपीट करना पड़ेगा। बट तैरना नहीं भूलेंगे, वो भी तो एक लर्निंग थी। क्यों? इसका जवाब क्यों नहीं है हमारे पास? तैरना नहीं सर भूलेंगे तो मसल्स की, ये मसल्स की हो गई ना, वो तो मसल मतलब तैरना तो मसल में स्टोर हो गया हमारी, और दिमाग में हिंदी स्टोर तो नहीं होता। हमारी। नहीं नहीं, सर आपको क्या मतलब लगता है? दिमाग में स्टोर तो होता ही है, साथ साथ मसल मेमोरी भी बन जाती है चलो दिमाग के उसका साथ। एग्जांपल दे देता हूँ, उसका एग्जांपल दे देता हूँ। बैया, छोटी सी चिड़िया होती है, उसका घर देखा, घोंसला, बहुत प्यारा घोंसला बनाती है वो, गोल मोल सा, और नीचे से घुसती है ऐसे, और ऊपर एक डंडी सी पे लटका होता है, देखा होगा। उसको उसको Yes. घर बनाना किसने सिखाया? वो, उसको तो मसल मेमोरी नहीं है। उसका बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो उड़ने लगता है, वो अपनी मदर से कभी नहीं मिलता अंडे में से निकलने के बाद। अब उसकी मदर ने तो उसको नहीं सिखाया, कैसे कैसे सीख गई वो? छोटा सा दिमाग, छोटा सा दिमाग, लेकिन कमाल की कारीगरी, और पैदाइशी उसके अंदर है, उसके दिमाग में घुसी हुई है। वो अपने आप बना लेगी जब उसको रिक्वायरमेंट होगी। दैट इज अमेजिंग। समझ में आया? यस। यानी कि हमें साइंस की नॉलेज कम है, वरना हम पैदाइशी कुछ ना कुछ सीख के आएंगे, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, है ना। चलो, जरूरत सब सिखाती है बेटा, ये कहने की बात होती है, हम साइंस की बात कर रहे हैं ना। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए हेलिक्स आर प्रेजेंट व्हिच इज ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड। तो देखो भी, आरएनए जो होता है वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। लेकिन डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ये अब आपको पता लग गया होगा। सम टाइम दे फोल्ड बैक टू देमसेल्फ टू फॉर्म द डबल हेलिकल। कई बार ऐसा होता है कि आरएनए अपने आप को फोल्ड कर लेता है और डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है, मतलब वो यहीं से ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर लेगा, यहां से यू शेप बन गया, तो ये डबल दिखाई देता है नहीं, ठीक है ना। तो आरएनए मॉलिक्यूल आर 3 टाइप्स, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। आरएनए कितने टाइप के होते हैं? एमआरएनए होता है भी, मैसेंजर आरएनए, ये मैसेज लेके जाता है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम्स के ऊपर जो आरएनए होता है ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस यही करता है, सिंथेसिस, ठीक है। मैसेंजर तो सिर्फ मैसेज लेके जाता है कि बनाना क्या है, इसको ऑर्डर मिलता है, ये प्रोटीन बनाता है। ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर करता है मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह में। तो ऐसे करके ये 3 टाइप के आरएनए होते हैं। और देखो, डीएनए इन तीनों को बनाता है और सारा काम यही तीनों करते हैं। आरएनए ही वर्किंग यूनिट है, मैंने पहले बता दिया। डीएनए सिर्फ स्टेबल मॉलिक्यूल है, इस वजह से डीएनए बना रहता है। जब भी उसे काम करवाना है तो डीएनए अनफोल्ड होगा, आरएनए बनाएगा, छोटा सा टुकड़ा ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको डबल करेगा, अपने आप को डबल करके ब्रेक डाउन कर देगा, वो उतना ही बच जाएगा और फिर उसको भेज देगा सेल के पास। मैसेंजर आरएनए, उसको मतलब वो मैसेंजर आरएनए हो गया, वो जाएगा राइबोसोम के पास, राइबोसोम के पास जाके चिपक जाएगा, फिर उसको ऑर्डर देगा। फिर ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? कच्चे मॉलिक्यूल को पकड़ के लाता है, राइबोसोम के पास पकड़ के लाता है, और राइबोसोम उसको फिर अपने अंदर से गुजारता है, और जो हमारा मैसेंजर आरएनए बैठा है वो उसको ऑर्डर देता है, ये जुड़ेगा, पहले ये जुड़ेगा, पहले एलएनए जुड़ेगा, फिर ये जीएलए जुड़ेगा, है ना, ग्लाइसिन जुड़ेगा। वो बताता है पहले क्या जुड़ेगा, बाद में क्या जुड़ेगा, ताकि एक प्रोटीन बन सके, और फिर वो क्या काम करेगा। समझ में आ गया? ऐसे फंक्शन चलती है। परफेक्ट मैनेजमेंट, थोड़ी सी गड़बड़ हुई सब खत्म, और आपके अंदर है, सबके अंदर है। हाँ भाई, क्लियर है सबको? यस
ठीक है भाई, अब बात थी हार्मोन्स। हार्मोन्स एक स्टूडेंट कह रहा था, तो मैंने देखे भी, ठीक है हार्मोन आपके सिलेबस में हार्मोन्स क्या होते हैं, लास्ट टॉपिक है, छोटा सा है, समराइज बिलो, आपको बस उनको याद ही करना है। हार्मोन्स क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स, एक मांस का टुकड़ा होता है जिसमें पाइप्स नहीं है, पाइप नहीं है, उस मांस के टुकड़े के अंदर से जूस सेक्रेट होगा, वो जूस सीधा ब्लड में मिलता है, सीधा। वो जो ग्लैंड है, एक छोटा सा मांस का टुकड़ा आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होता है, उसमें से एक जूस निकलेगा, केमिकल निकलेगा, वो सीधा ब्लड में सेक्रेट होगा, और ब्लड से वो इफेक्ट कहाँ करेगा? वो जहां उसे इफेक्ट करना सिर्फ वहीं इफेक्ट करेगा, और कहीं पे इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है यहाँ कान के पास अंदर दिमाग में, इसमें से सेक्रेट होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। वो ग्रोथ हार्मोन, ये ग्लैंड सुपर ग्लैंड होती है, ये सब ग्लैंड्स को क्या करती है, मतलब यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं वो बाकी के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर एक हार्मोन होता है जो सेक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन। ये खुद ग्रोथ हार्मोन भी सेक्रेट करती है, दूसरे हार्मोन को कंट्रोल भी करती है। तो ये ग्रोथ हार्मोन निकलता है, वो आपकी हड्डियां बढ़ा देता है। जब आप 10-12 साल के होते तो हड्डियां बड़ी हो जाती है ना। ऐसे करते 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 चीजें ग्रोथ में हम बच्चे बड़े हो जाते हैं। समझ में आ गया सबको? हार्मोन कैसे काम करते हैं, और वो पर्टिकुलर हड्डियों पर असर करेगा। ठीक है, आपके बच्चों के, लड़कों के दाढ़ी आ जाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, मेल हार्मोन होता है, जो दाढ़ी आ जाती है, सिर्फ दाढ़ी यहाँ पर आएगी, है ना, उनके बाकी फेस पर बाल नहीं आएंगे। लड़कियों के टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, इसलिए उनके दाढ़ी नहीं आती। या फिर अगर किसी को थोड़े बहुत हेयर्स होते हैं फेस के ऊपर, इसका मतलब उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा हाई है। लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन भी होता है, लेकिन बहुत लो लेवल होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन, जो कि उनमें बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके फेस पर बाल नहीं आते। दे आर सॉफ्ट इन नेचर। लड़कियां नेचर में सॉफ्ट होती हैं, उनकी स्किन मेल से सॉफ्ट होती है, लड़कों की स्किन मेल से हार्ड होती है। लड़कों में जो ताकत होती है लड़कियों के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा, उसका कारण भी टेस्टोस्टेरोन है, याद रख लेना। एस्ट्रोजन उनको इतनी ताकत नहीं देता गर्ल्स को, टेस्टोस्टेरोन उनको ताकत देता है बॉयज को, इसलिए वो मजबूत होते हैं। दे आर मेड टू वर्क आउटसाइड। ये रिस्पेक्ट होता है फीमेल्स का। ऐसा नहीं कि हम बराबरी करने के चक्कर में मैं बराबर तू बराबर, ये जो बराबरी वाला और ये फेमिनिस्ट वाले जो चलते हैं फालतू के फचड़े, मैं इनके अंदर नहीं डलना चाहता, ठीक है। और ये बेवकूफी है। देखो भाई, जो जिस तरह से बनाया है, बना हुआ है, नेचर ने बनाया है हमें, गर्ल्स का रेस्पेक्ट कीजिए, वो सॉफ्ट वर्क करने के लिए बनी है उनकी बॉडी। मेल्स मेल्स को हार्ड वर्क करना है। अगर आप अपने काम से पीछा छुड़ाते हैं, आप हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं और गर्ल्स को बोलते हैं कि तू भी बराबर का काम कर, तो वो आपकी गलती है। जो लड़के, जो मेल्स अगर ऐसा करते हैं तो वो अच्छे मेल्स नहीं है, ये याद रख लेना। दे शुड हैव टू रिस्पेक्ट द फीमेल, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनको सॉफ्ट काम करना। लेकिन कई बार आजकल का जो जनता है, आजकल का जो माहौल है, उसमें दोनों मेल फीमेल काम कर रहे हैं। तो जब दोनों काम कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है घर का काम भी दोनों मिलकर करें। ऐसा नहीं है कि फिर फीमेल घर से बाहर जा रही है, ड्यूटी कर रही है और फिर घर पे आके फिर से खाना बना रही है। तो मेल्स तो हार्ड है ना, उनसे ज्यादा काम कर सकते हैं ना। व्हाई दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द पार्ट ऑफ द होम। होम के जो घर के जो काम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट उसे करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ये हमारी ईगो है, हम कपड़े थोड़ा धोएंगे, हम ये मेंटेलिटी मेल्स की गलत है। अगर आप कपड़े धोने के लिए नहीं बने, बहुत अच्छी बात है, घर पे मशीन लेके आइए, फीमेल घर के काम करेगी, आप बाहर जाइए अच्छे से कमाइए, जरूरत ना पड़े फिर पैसे की, इतना एबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये बात हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते हैं, ये प्रॉब्लम है उनके साथ, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये सब हार्मोनल डिफेक्ट है भाई, हमारी बॉडी में पैदाइशी है, नेचुरल है, इसमें हम क्या करें। किसी सॉफ्ट इंसान को अगर आप हार्ड वर्क दे रहे हो तो ये हमारी गलती है। सर सबसे बड़ा डिफेक्ट ईगो ही है। ईगो बेटा, ईगो कहाँ से आया पता है? संस्कारों से सिखाया ही गलत जाता है। मैं बराबर, तू बराबर, मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं क्यों नहीं जॉब कर सकती, मैं ये क्यों नहीं कर सकती है। लड़कियों में जो मैं भर जाती है बचपन में, ये पढ़ाई की कमी। मैं अगर आपको 5 मिनट ये चीजें समझाने लग जाऊं तो आप में से कोई ना कोई बच्चा चैट में लिख देगा, सर केमिस्ट्री पढ़ा लो, है ना। केमिस्ट्री पढ़ के तुम लोग साइंटिस्ट बन जाओगे क्या? ये भी एक प्रॉब्लम है कि केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने से साइंटिस्ट नहीं बनोगे। साइंटिस्ट बनने के बाद में भी कचरा फैलाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। संस्कार होने चाहिए बच्चों में, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। उस चीज को रीजनिंग करो, साइंस तुम्हें रीजनिंग सिखाती है ना, वही रीजनिंग की अगर आज मैं बात कर रहा हूँ और आज मैं उसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा जो जैसा उसको दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम वो नहीं करते, अगर आप लोग लड़के अगर लड़कियों का रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने ही आपको कहीं ना कहीं गलत सिखाया। हम ये किताबें पढ़ा देते हैं, उसके बाद में आपको रीजनिंग करना तो सिखाएं। हाँ, वो मैन उतनी परफेक्शन से, देखो बेटा सारी बातें हैं, वुमेन्स भी, वुमेन्स जो है ना, लैंग्वेज का काम वुमेन्स का बेस्ट होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ बेस्ट होता है। जो भाषा है, लड़कों को इंग्लिश सिखाने लग जाओ, स्पीकिंग लड़के बहुत लेट सीखेंगे, लड़कियां सबसे जल्दी सीखेंगे।
इंग्लिश स्पीकिंग। हम कहते हैं लड़कियां रट्टा मारती हैं, बहुत अच्छी बात है ना, आपसे वो भी नहीं लगता, घंटा करो, कुछ शर्म करो, यस सर, है मेरे ना। से नहीं हो पा रहा, उनसे रट्टा भी मेरी नहीं अभी तक लगता, बेकार है। उनके परफेक्शन है भाई, उनके पास दम है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास कुछ और एबिलिटी, हम रीजनिंग अच्छी कर सकते हैं, तो गर्ल्स के मुकाबले हम मैथमेटिक्स में ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन जो लड़कियां मैथ में अच्छी हैं, उनकी रीजनिंग भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ ऐसा भी होता है। तो भाई ये सारा यस कहानी सर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज हार्मोन। देयर। ठीक है, चलिए अब जरा इसको सर हार्मोन को हमारा यशवीर है एक एग्जांपल। सर ये बहुत बोल रहा है। अरे अब ज्यादा नहीं भाई, पहले ये पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। हार्मोन्स आर बायोलॉजिकल बायोमोलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय डक्टलेस। देखो ये है असली चीज, डक्टलेस। इनमें पाइप्स नहीं होती हैं, एंडोसाइन ग्लैंड बोलते हैं इनको, अंदर ही सेक्रेट करते हैं, सीधा ब्लड में सेक्रेशन करते हैं, डक्टलेस ग्लैंड सीधा ब्लड में, कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड। और इस सेक्रेशन को हम बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम से पास आउट करते हैं, है ना। वेयर दे कंट्रोल वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, और फिर ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करती है। कहां पर अफेक्ट करते हैं, जहां इनकी जरूरत होती है वहीं अफेक्ट करेंगे, दूसरी जगह वो हार्मोन अफेक्ट नहीं करेंगे। टेस्टोस्टेरोन पूरी बॉडी में फिर रहा है, लेकिन असर सिर्फ दाढ़ी लाने में करेगा, मूछें लाने में करेगा, वो पूरी बॉडी के बाकी के हेयर्स को ग्रो करने में हेल्प नहीं करने वाला। दीज आर रिक्वायर्ड टू माइन्यूट अमाउंट, देखो ये बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, केमिकल्स हैं ये, है ना। अनलाइक फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, दे आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, ये बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते, दीज आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी बट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस, और कंटिन्यूअस प्रोड्यूस होते हैं। ग्रोथ हार्मोन कुछ उम्र के बाद रुक जाता है, वरना हम लगातार लंबे होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, भीमकाय हो जाएंगे। सम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स विद द वेरियस फंक्शंस आर समराइज्ड बिलो। ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, दैट इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द लेसन। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ सेक्स हार्मोन्स के बारे में बता रखा है। एंड्रोजन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, टेस्टिस से सेक्रेट होता है, क्या कंट्रोल करता है भाई, ह्यूमंस के अंदर सेक्स ऑर्गन्स में कंट्रोल करता है, मेल्स के अंदर दाढ़ी वगैरह आती है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के अंदर एस्ट्रोन और एस्ट्राडायोल और एस्ट्रियोल ओवरी से सेक्रेट होता है, और ये क्या कंट्रोल करता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। फीमेल्स के अंदर जो सॉफ्टनेस आती है, आवाज में सॉफ्टनेस आती है, पता है हमारे हार्मोन की वजह से। मेरी आवाज सख्त है, मैं मेल हूं, लड़का हूं, हार्ड आवाज। लड़कियों को ये सुन के ना, आप लोग जिसको कहते हो प्यार व्यार कहते हो, बकवास चीजें, लड़कियां ये सुन के आपकी आवाज से मोहित हो जाती हैं, और लड़के लड़कियों की आवाज में पागल हो जाते हैं, उसे बात करते रहते हैं एक एक घंटा। सब अट्रैक्शन है, हार्मोनल अट्रैक्शन। यस सर, काफी वो है। हम लोग आजकल लव बोलते हैं, ये वो बोलते हैं, इसका कारण ये है, ध्यान दे लेना। आगे देखिए भाई, तो ये दोनों हार्मोन्स हो गए, सेक्स हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से अट्रैक्शन क्रिएट होता है। एड्रेनल हार्मोन्स और कार्टियोल्स हैं, यहाँ पर एड्रेनल कोर्टेक्स से ये सेक्रेट होते हैं, मेटाबॉलिज्म फैट वगैरह को कंट्रोल करने का काम ये करते हैं, हमारी बॉडी में फैट वगैरह के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड वही कान के पास होती है भाई, जो मैंने बताया कि मेन ग्लैंड यही होती है। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, फीमेल्स में सेक्रेट होता है, बच्चे के बर्थ के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस को कंट्रोल करता है बच्चे के बर्थ में। माता जब हमें जन्म देती है, को पॉजिटिवली ध्यान से रिस्पेक्ट के साथ पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा। माता जब हमारी मम्मी हमें जन्म दे रही थी, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था उनके यूट्रस में, गर्भाशय, माता का गर्भ, जहां से हम निकले हैं, है ना, जहां से हम पैदा होते हैं, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ था ताकि हमें बाहर निकाल सके, उसको ये कंट्रोल करता है ऑक्सीटोसिन। समझ में आ गया होगा, है ना। मिल्क को रिलीज करने में भी हम सभी ने अपनी मदर का मेमोरी ग्लैंड्स के लिए भी ये हेल्प करता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, ऑक्सीटोसिन का टीका लगाया जाता है भैंस को, अगर वो दूध से मना कर रही है, दूध देना बंद कर देगी, भैंस को उसका टीका लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का, ताकि वो दूध दे दे। यानी मेमोरी ग्लैंड को भी ये कंट्रोल करता है, और ये खतरनाक होता है, वो दूध नहीं पीना चाहिए जो सिंथेटिकली ऑक्सीटोसिन से मिलता है, बहुत गलत है। वैसोप्रेसिन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी, किडनी के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है वैसोप्रेसिन। एजियोटेंशन है एक, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है। वैसोकंस्ट्रक्टर है, कंट्रोल्स और कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, भीड़ा कर देता है, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। जिसको बीपी है उसमें ये हार्मोन गड़बड़ है। इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है, सबको पता है, पैंक्रियास से सेक्रेट होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर, है ना, ब्लड ग्लूकोज को। एड्रेनलिन, एपिफ्रिन, ये एड्रेनलिन मेडुला से सेक्रेट होता है, और ये थायरोक्सिन है, ये दो हार्मोन्स हो रहेंगे। क्या काम है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ये रीडिंग का काम है, आप लोग कर सकते, ठीक है बेटा।